हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस डॉट एशा। और अभी तक हम लोग क्लास 10 का क्रैश कोर्स कर रहे थे, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 99 डेज में आपको खत्म कर देना है। कितने दिन में? तो सिर्फ और सिर्फ 99 दिन में आपको खत्म करके हमें देना है क्रैश कोर्स क्लास 10 की। क्लास 10 के क्रैश कोर्स में बच्चों हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश की परावर्तन में हम लोगों ने समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होती है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके बाद फिर गोलीय दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण पढ़े थे, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, इन सभी चीजों के बारे में बात कर लिया था। आज जो है, और इसके बाद फिर हम बात करते करते ये भी देखे थे कि जब किसी वस्तु को अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो तो उसकी प्रतिबिंब जो होती है वो फोकस पर बनती है और बहुत छोटी बनती है, उल्टा बनती है ना। इसमें हमने देखा था कि अगर अवतल दर्पण के सामने में, यानी कि अवतल दर्पण के जैसे जैसे नजदीक हम किसी वस्तु को लेकर आते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कि हम ऐसा कहें कि उसकी आवर्धन जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। तो बच्चों, आज जो मैं बात, और इस तरह से हम वस्तु को नजदीक लाते 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 हम उसको उस अवतल दर्पण के केंद्र पर हम उस वस्तु को लाए थे, और उसकी प्रतिबिंब कहां बनी थी? तो उसकी प्रतिबिंब भी उसी दर्पण के केंद्र पर ही बनी थी, और बिल्कुल उस वस्तु के साइज के बराबर, यानी कि उस वस्तु के आकार के बराबर, जो कि एकदम बिल्कुल आवर्धन जो था वो 1 के बराबर था। ठीक है। आज जो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों कि अब हम उस केंद्र के जब आगे बढ़ेंगे तो आवर्धन क्या होगी और प्रतिबिंब कहां पर बनेगी। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो ये जो मिरर फॉर्मूला, जो दर्पण का जो सूत्र है कि 1/f इक्वल टू, दर्पण का सूत्र आप क्या पढ़ते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस सूत्र को हम कैसे यूज करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार, हर साल दर्पण से एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है। 100% गारंटी है कि एक न एक न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे, और इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर का शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। तो अपने आसपास के सभी डिस्टरबेंस को बंद कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ डाउट पूछना हो तो आप उसको वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर अब आपके कोई ऐसे दोस्त हो या फिर आपके आसपास ऐसे बच्चे हो जो कि ट्यूशन नहीं ले पा रहे, जो कि क्लास नहीं कर पा रहे, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो आसानी से अपने घर पे बैठकर प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण लेंगे, इस तरह से एक अवतल दर्पण लेंगे, है ना। ये लीजिए, मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, और अवतल दर्पण के बीचों बीच है, बिल्कुल इस पॉइंट पर, जहां पर क्या होती है तो बीच में बिल्कुल पोल होता है, जिसको हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। और इसी ध्रुव पर एक सीधी रेखा हम गिराएंगे, जो कि वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी बच्चों मुख अक्ष, यानी कि ये हो गया मुख अक्ष, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो इस दर्पण का यहां पर अगर फोकस है, यहां पर है बच्चों एफ, एफ यानी कि फोकस, में इसको इस बिंदु पर अगर फोकस लेता हूं, और मान लीजिए कि इस दर्पण का यहां पर है सेंटर, सेंटर जितनी जितनी दूरी पर वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र की आधी दूरी पर यहां पर है सेंटर, यहां पर क्या है, फोकस है। ठीक है। तो वक्रता केंद्र से नहीं, सॉरी, ध्रुव से, आप ध्रुव से कोई भी दूरी आप ध्रुव से मापो, ज्यादा अच्छा होगा। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या। तो जो फोकस जो होती है वो कहां पर होती है, तो वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल मध्य बिंदु पर होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है उसके मध्य बिंदु पर क्या होगी, तो उसके मध्य बिंदु पर होगा बच्चों फोकस। ठीक है। तो अब मैंने पिछले जो वीडियो लेक्चर का जो एंड जो मैंने किया था वो कहां पर, तो वो उसके सेंटर पर मैंने वस्तु को लाया था, और उसके सेंटर पर ही प्रतिबिंब भी बनी थी। इस बार हमें क्या करना है कि केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु को रखनी है। तो ये लीजिए, मैंने यहां पर एक वस्तु को क्या किया, मैंने ऐसे रख दिया। ये लीजिए, यहां पर जब यहां पर मैंने एक वस्तु को रखा बच्चों, तो क्या हुआ कि इस वस्तु से एक ऐसे किरण निकलेगी बिल्कुल सीधा, और जाके किससे टकराएगी, तो जाके बिल्कुल सीधा यहां से ऐसे दर्पण से जाके टकराएगी।
यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाके टकराएगी, और मुख्य अक्ष के जब समानांतर जब कोई भी आपतित किरण जाकर दर्पण से टकराती है तो वो कहां से गुजरती है, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर रखी है, जो कि वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से किरण निकल के बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर गई और जाकर दर्पण से टकराई, तो वो कहां से टकराने के बाद किधर से लौटेगी, तो वो इसी फोकस से क्रॉस करते हुए वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो मुझे अब क्या करना है कि यहां से ऐसे किरण इस दर्पण से क्या करना है, एक पीछे आराम से एक ऐसे किरण को वापस रिटर्न कर देंगे। ये लीजिए, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। फोकस से गुजरते हुए वापस पीछे तरफ क्या होगी, लौट जाएगी, परावर्त हो जाएगी। ठीक है, हमें एक किरण और चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी प्रतिबिंब बनेंगे, जब भी प्रतिबिंब बनना होगा तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम आपको दो आपतित किरण चाहिए होगा, कम से कम दो आपतित किरण। तो यहां पर क्या करेंगे कि हम एक और आपतित किरण लेंगे और उसको कहां से गुजारेंगे, तो उसको गुजारेंगे हम इसके फोकस से। ये लीजिए, तो वो आपतित किरण क्या होगी, इस दर्पण को थोड़ा सा और, हाँ, वो आपतित किरण क्या होगी, इस दर्पण के फोकस से ऐसे कुछ गुजरेगी, ऐसे, और फोकस से गुजरते हुए दर्पण से ऐसे टकराएगी। तो दर्पण थोड़ा मैं काफी छोटा ले लिया हूं। चलो, जब इससे टकराएगी तो क्या होगी, ये हो गई आपतित किरण, और दर्पण से टकराने के बाद कैसे, तो सीधा मुख अक्ष के समानांतर एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, यानी कि जो मुख अक्ष है बिल्कुल इसके समानांतर ऐसे हो जाएगी, इस तरह से लौट जाएगी। ये हो गई परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अगर आप देखें तो ये तो दोनों जो आपतित परावर्तित जो दोनों किरण है वो इस बिंदु पर मिल रही है, यानी कि यहां पर जो है वो वस्तु की, यहां पर वस्तु की जो है वो प्रतिबिंब बनेगी, यहां पर वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी इस बिंदु पर। तो यहां पर बच्चों अगर हम प्रतिबिंब की बात करें कि सर प्रतिबिंब कैसे बनेगी, प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेगी, तो सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर दोनों परावर्तित किरण क्या हो रही है, वास्तविक में मिल रही है। तो जब दो परावर्तित किरण वास्तविक में मिलती है और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, तो उस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगी, तो वास्तविक बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिल्कुल उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब कहां पर बन रही है, क्या सेंटर पर बन रही है, क्या फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है, या क्या फोकस और पोल के बीच में बन रही है, कहां पर बन रही है, तो ये जो प्रतिबिंब है बच्चों वो कहीं ना कहीं सेंटर के पीछे, यानी कि सेंटर के बाद और इनफाइनाइट, क्योंकि अगर हम दूर से आ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, और ये हो गई क्या वक्रता केंद्र, तो केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि इनफाइनाइट और सी पर, सी पर नहीं, सी के बीच के मध्य, यानी कि इसके बीच में बनेगी, कहीं पर बन जाएगी इनफाइनाइट और सी पर। अगला पॉइंट क्या है कि क्या प्रतिबिंब की, क्या जो प्रतिबिंब जो बनेगी, क्या वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगी या फिर वस्तु से बड़ा होगी। तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मिल गए, क्लियर। चलिए, तो ये कहां पर वस्तु कहां पर था, इसमें इस केस में वस्तु कहां पर था, तो वस्तु था सेंटर और फोकस के बीच में। कहां पर था, सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया गया था, और उसके प्रतिबिंब कहां बने, तो बिल्कुल कहां पर, तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बने। ठीक है, अगला क्या करेंगे कि इस सेंटर से, इसके बीच से धीरे धीरे वस्तु को और नजदीक लाते लाते हम कहां पर लाएंगे, फोकस पर। ये लीजिए, फिर से मैंने एक ले लिया अवतल दर्पण। पहले इसको पीछे से आप क्या करो, कलई कर दो। कलई करने के बाद इसके बीच वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे, P फॉर पोल कर देंगे, जिसको कि हम ध्रुव कहते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, सीधा एक लाइन खींचेंगे जो कि क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों मुख अक्ष, ये कहलाएगी, ये वाली लाइन कहलाएगी मुख अक्ष। ठीक है,
इस मुख्य अक्ष पे मान लें कि अगर यहाँ पर C4 सेंटर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर मान लें कि F4 फोकस है, और इसी फोकस पर यहाँ पर F4 फोकस है, और इसी फोकस पर मेरे को क्या करना है कि एक इस तरह से एक वस्तु को रख देनी है। जब यहां से एक वस्तु को रखेंगे तो क्या हुआ कि यहां से किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर जाके ऐसे निकलेगी और जाके दर्पण से टकराएगी। जब ये दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा कि ये फोकस से गुजरते हुए क्या होगी, पार करेगी। ये ऐसे सीधा, जब क्योंकि जब भी कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो वो कहां से गुजरती है, तो वो गुजरती है उसके फोकस से। तो ये ऐसे फोकस से क्या होगी, गुजरते हुए ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें एक किरण लेना है, एक अपरित किरण और लेंगे और तब जाकर प्रतिबिंब बनेगी। यहां पर देखिए बच्चों कि यहां पर दूसरी जो अपरित किरण लेंगे वो फोकस से तो गुजरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु खुद फोकस पर आ गई, तो हम उसको उसकी दूसरी अपरित किरण को फोकस पे कैसे गुजार सकते हैं? अच्छा, सेंटर से भी नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि सेंटर पीछे है, तो पीछे से थोड़ी हम किरण को, आपतित किरण को हम जाके दर्पण से इस तरफ, तो कोई दर्पण है नहीं कि इस तरफ जाकर वो किरण टकरा सकता है दर्पण से। क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें जब भी आपतित किरण हम ड्रा करेंगे तो आपतित किरण मतलब कि वो आपतित किरण जो है वो दर्पण से टकरानी चाहिए। तो एक काम करें, अगला जो आपतित किरण है वो हम इसके सीधे इसके ध्रुव से टकरा दें। यहां से आपतित किरण लेंगे और वो कहां टकराएगा, जाके ऐसे ध्रुव से टकराएगा। ये लीजिए, ध्रुव से टकराएगा। तो ध्रुव से टकराने के बाद क्या होती है कि जितनी डिग्री पर ध्रुव से उतना ही डिग्री पर यहां से किरण क्या होगा, परावर्त होके निकलेगा। ये लीजिए, ऐसे परावर्त होके निकलेगी, है ना। और अच्छे से मैं इसको ड्रा कर देता हूं, बिल्कुल एकदम बाइसेक्ट करता है जहां पर। अब सही है, ये लीजिए, ये ऐसे परावर्तित होके जाएगी। जब इस तरह से परावर्तित होकर जाएगी तो कहीं ना कहीं तो ये किरण दोनों आपस में जरूर एक दूसरे से मिलेंगे। अगर मान लो कि किरण ऐसे आती गई आती गई आती गई, ये किरण ऐसे ऐसे आती गई, तो कहीं ना कहीं तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, जाके जरूर कहीं ना कहीं जाके क्या होंगे, दोनों परावर्तित किरण जाकर मिलेंगे। तो इन दोनों परावर्तित किरण जब जहां पर जाके मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगी। तो इसका मतलब कि ये की जो परावर्तित किरण जो है, ये दोनों काफी दूर जाकर मिल रहे हैं, काफी दूर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, तो इस मिरर के अपेक्षा, इस दर्पण की अपेक्षा दूरी काफी ज्यादा हो जा रहा है, काफी ज्यादा दूरी हो जा रही है। काफी ज्यादा दूरी होने की वजह से उस दूरी को हम क्या कह देंगे, अनंत कह देंगे। क्या कह देंगे, अनंत, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, अनंत पर बनेगी। दूसरा पॉइंट, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा? तो अभी तक हम जो भी केस देख रहे थे वो सब में वास्तविक रूप से क्या हो रही थी, परावर्तित किरणें मिल रही थी। तो इस केस में भी जहां पर ये दोनों परावर्तित किरण जहां पर मिलेंगी वहां पर क्या होगी, वास्तविक रूप से ही मिलेंगे, बिल्कुल वास्तविक रूप से मिलेंगे। और वास्तविक रूप से मिलने के कारण जो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब बच्चों वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। देखो ये सब चीज ना आप ड्रा करना सीख जाओ तो बड़ा मजा आएगा आपको ड्रा करने में, और आपको एग्जाम में लिखने में भी मजा आएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट, क्या यह प्रतिबिंब उल्टा होगा? बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि अभी तक जो भी केस मिल रहा था उससे प्रूफ होता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा, इसके बाद फिर प्रतिबिंब बनेगी कहां, प्रतिबिंब बनेगी कहां, तो अनंत पर चीज होगी, वास्तविक भी होगी, उल्टा होगा। इसके बाद फिर चौथा पॉइंट इसमें और क्या है कि ये जो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या वस्तु के समान होगा? तो भैया यहां पर भी जो है वो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार, क्योंकि देखो इतना दूर आके मिलेगा और जहां पे भी मिलेगा वहां पे प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी आप अवतल दर्पण में आप ये चीज आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जब आप अवतल दर्पण में क्या करेंगे, अवतल दर्पण एक छोटा सा अवतल दर्पण, उसके सामने से धीरे धीरे उसको क्या करो, धीरे धीरे आप सामने में उसको क्या करो कि आप एक ऑब्जेक्ट को लाओ, और जैसे जैसे आप उस दर्पण के दर्पण के नजदीक आप उस ऑब्जेक्ट को लाओगे, उसके प्रतिबिंब उतना दूर भागेगी, प्रतिबिंब उसकी क्या होगी, काफी दूर भागेगी। और जब फोकस को क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ अलग मैटर रहेगा। वो अलग मैटर क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। तो यहां पर जो वस्तु जो थी, यहां पर वस्तु, ये वस्तु कहां पर थी, तो फोकस पर थी, एफ पर थी।
तीसरा केस, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस, यहां पर फिर से हम एक लेंगे अवतल दर्पण, ये ले लिए अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण पर एक मुख्य अक्ष ड्रा कर दो, मान लो कि ये है P4 पोल, इसको और छोटा करते दर्पण को, चलिए ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी सेंटर यहाँ पे, तो इसकी फोकस कहां पर हो जाएगी, यहाँ पर इसकी फोकस होगी, और इसकी फोकस यहाँ पे, और मान लेते हैं कि अब फोकस की हम कहां वस्तु रख रहे हैं, फोकस, देखो धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, दर्पण के नजदीक आ रहे, वस्तु क्या हो, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बनते जा रहा है। जैसे जैसे हम अवतल दर्पण में दर्पण के नजदीक आते जाते हैं, वस्तु की प्रतिबिंब जो बनती है वो क्या होती है, बड़ा होती जाती है। तो पहले सेंटर, पहले इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से फिर सेंटर के नजदीक यानी कि केंद्र के नजदीक, फिर केंद्र से सेंटर पर, सेंटर से फिर सेंटर और फोकस के बीच, फिर फोकस पर आ गए, और फिर फोकस से फोकस के आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो मान लो कि वस्तु यहां पर रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब यहां पर जब वस्तु रखी है तो क्या होगा, तो यहां से भी वस्तु से एक धड़ाक से, यहां से सीधा एक किरण निकलेगी और जाके ऐसे दर्पण से क्या होगी, टकराएगी भीषण। और जब ये दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित के बाद कैसे मुड़ेगी, तो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो परावर्तन के बाद कैसे मुड़ेगी, तो वो मुड़ेगी भैया फोकस से गुजरते हुए ऐसे, वो ऐसे फोकस से गुजरते हुए क्या होगी, ऐसे फोकस से गुजरते हुए ऐसे सीधा मुड़ेगी परावर्तित होकर, ठीक है। परावर्तित होकर क्या करिए, किरण ऐसे परावर्तित होकर मुड़ रही है। दूसरी किरण, क्योंकि अभी तो एक ही आपतित किरण होगा, हमें एक और दूसरा आपतित किरण चाहिए। दूसरा आपतित किरण क्या करेंगे, तो एक काम करें, इसके ध्रुव से टकरा दे, जिस तरह से हम इसमें ध्रुव से टकराए तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, हम ध्रुव से टकरा देंगे। तो दूसरा आपतित किरण क्या करेंगे, इसके ध्रुव से टकराएंगे, ऐसे जाके ध्रुव से टकराएगी, और ध्रुव से टकराने के बाद वो क्या होगी कि वो किरण बिल्कुल ऐसे उतना ही डिग्री पर क्या होगा, मुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो एक किरण इस तरफ भाग रहा है, ऐसे एक ऐसे भागेगा और दूसरी ऐसे भागेगा, यानी कि जैसे जैसे दोनों परावर्तित किरणें दूर जाएंगी वैसे वैसे दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और अब आप बताएं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि जब किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, समय के साथ दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जब समय के साथ दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे किरण पुंज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी है अभिसारी किरण पुंज, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है समानांतर किरण पुंज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं तब तक इसमें। अब एक काम करें, हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लें। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि जब दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी जब बढ़ती जाएंगी तो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, क्या कहीं ना कहीं जाकर टकराएगी, नहीं टकराएगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, तो भैया दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। दोनों किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे वो फैलते जा रही है, तो वो तो दोनों कहीं मिलेगी नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो एक काम करो, इसको आप पीछे की तरफ ऐसे डॉट 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 करके खींच लीजिए सीधा, इसको भी आप पीछे तरफ ऐसे डॉट 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 करके खींच लीजिए सीधा, तब तो कहीं ना कहीं मिल सकती है। ये लीजिए, मैंने इसको ऐसे पीछे तरफ डॉट डॉट करके खींच लिया, और इसको भी मैंने पीछे तरफ ऐसे डॉट डॉट करके खींच लिया ऐसे, और इस वाले किरण को भी, दोनों परावर्तित किरण को पीछे तरफ ऐसे डॉट डॉट करके खींच लीजिए। दोनों किरण यहां पर क्या हो रही है, यहां पर ऐसे मीट कर रही है, यहां पर दोनों किरण मिल रही है यहां पर। तो यहां पर दोनों किरण में एक प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। और यहां पर जब प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां पर अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, यहां पर अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो सबसे पहले कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि वो कहां पर बन रहा है, तो वो बन रहा है बच्चों दर्पण के पीछे। कहां पर बन रहा है, तो वो दर्पण के पीछे बन रहा है। अगला पॉइंट, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगी या आभासी होगी, आप बताएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये प्रतिबिंब जो बनेगी वो वास्तविक होगी या आभासी होगी। जल्दी से आप कमेंट करें कि प्रतिबिंब कैसी बनेगी, जल्दी से आप हमें कमेंट करें कि प्रतिबिंब कैसे बनेगी, वास्तविक होगी या आभासी होगी। देखिए
यहां पर दोनों परावर्तित किरण आपस में वास्तव में नहीं मिल रहे, और जब दो परावर्तित किरण आपस में वास्तव में मिलती है तभी तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जहां पे दोनों वास्तविक में ना मिलके इसको हम डॉट डॉट करके मिला रहे हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और ऐसे में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम बोलते हैं आभासी। क्या हम बोलते हैं? आभासी। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी? आभासी बनेगी। इसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है? सीधा नहीं है, बल्कि सॉरी उल्टा नहीं है, बल्कि क्या है? सीधा है। तो यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा? कैसा बनेगा? तो सीधा होगा। अगला पॉइंट, ये जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? क्या वस्तु के आकार के समान होगा, क्या वस्तु के आकार से छोटा होगा, या क्या वस्तु के आकार से बड़ा होगा? तो भैया ये जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के आकार से क्या होगा? बड़ा बनेगा। वस्तु के आकार से क्या होगा? बड़ा बनेगा। और यही कारण है कि जब आप सैलून में, कहां पर? जब आप सैलून में जाएंगे, सैलून में, तो वहां पर क्या होता है? यही अवतल दर्पण लगा होता है, यही अवतल दर्पण लगा होता है। और वो बड़े बड़े मिरर में से बहुत बड़े बड़े गोले में से, बहुत बड़े बड़े गोले में से एक छोटी छोटी अवतल दर्पण काटी हुई होती है। और जब उस दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको छोटे छोटे बाल भी बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से, बहुत साफ साफ और बहुत अच्छे तरीके से नजर आ जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। लड़कियां क्या होती है? लड़कियां जब ब्यूटी पार्लर में जाती है और गलती से अगर ब्यूटी पार्लर ने उसका आईब्रो का एक बाल छोड़ दिया तो वो तुरंत उस आईब्रो ब्यूटी पार्लर वाले पे तुरंत गुस्सा हो जाएगी, आपने मेरा एक बाल छोड़ दिया क्यों? क्योंकि वो एक बाल उसको उस दर्पण में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि हमारा एक बाल जो उसने छोड़ दिया है। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम मार्केट में जा रहे थे, और एक हमारे बगल की ही लड़की थी, उसने मेरे को बोल दी अंकल। अब मार्केट में अंकल बोल दी, मेरे को बहुत वो लगा, मैंने दौड़ते दौड़ते मैं सैलून में गया, और जब दौड़ते दौड़ते मैंने सैलून में गया, सैलून वाला बोला सर आइए, सर आइए, बैठे बैठे बैठे। अब सैलून वाला बोल रहा है कि आइए सर बैठे बैठे, लेकिन मैंने बोला कि पहले हट। मैंने सबसे पहले उस दर्पण के सामने गया, मैंने चेक किया कहीं एक आध बार पक तो नहीं गया है। जब उस दर्पण में देखा तो मालूम पड़ा कि एक बार व्हाइट कलर का है। तो अवतल दर्पण में आपको बहुत क्लियरली ये चीज दिखेगा, बहुत क्लियरली। छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे रोए भी आपके इसमें बहुत क्लियर दिखते हैं अवतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि वहां पर सैलून में जो दर्पण जो लगा होता है और जो आप खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उसके फोकस और ध्रुव के बीच में खड़े होते हैं, जिसके वजह से आपकी वहां पे सीधी प्रतिबिंब बनती है, और साथ साथ वहां पे क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा, एक एक बाल बिल्कुल एकदम क्लियरली विजुअलाइज होते हैं। बात समझ में आए? वही नहीं, अवतल दर्पण सिर्फ सैलून में ही नहीं, आप गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट गाड़ियों की हेडलाइट में क्या होते हैं? यही अवतल दर्पण लगे होते हैं, यही अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी की हेडलाइट आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा ये चीज होगी, आप चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बतलाता हूँ। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं बतलाता हूँ। चलिए देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में क्या होती है, आपने देखा होगा कि गाड़ी का हेडलाइट कुछ इस तरह से है, ये मान लीजिए गाड़ी का हेडलाइट कुछ इस तरह से है, और गाड़ी का हेडलाइट कुछ इस तरह से रहता है। क्या होता है कि इसके फोकस पर, गाड़ी के जो फोकस, ये मान लीजिए यहाँ पे बॉल, ये इस बॉल का होल्डर, ऐसे बॉल इसमें सेट होता है। अब गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाने का मकसद क्या है? तो होता है क्या कि यहाँ पर उसके फोकस पर गाड़ी के हेडलाइट में जो बल्ब जो लगे होते हैं, वो बल्ब बिल्कुल इस दर्पण के फोकस पर सेट होता है, दर्पण के फोकस पर सेट होगा, यानी कि बल्ब जो है उस दर्पण के फोकस पर स्थित होती है। अब फोकस से जितने भी लाइट निकलेंगे वो दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएंगे? अभी मैंने जब परावर्तन का जब नियम पढ़ा था तो बताया था कि अगर कोई आपतित किरण फोकस से आती है तो टकराने के बाद कैसे गुजरती है? बिल्कुल समानांतर गुजरेगी, और जब समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी। तो अब क्या है कि यहां पर फोकस पर बॉल लगा दिया है, और बॉल से जो भी लाइट जाएंगे वो दर्पण से टकराने के बाद क्या होंगे? ऐसे सीधा लौटेंगे, ऐसे सीधा लौटेंगे। जितने भी ये लाइट जाएंगे वो फोकस से, वो सीधा ऐसे टकरा टकरा के क्या होंगे? ऐसे सीधा वापस लौटेंगे, सीधा ऐसे क्या होंगे? वापस ऐसे लौट जाएंगे। तो वो एक फोकस, एक अच्छा सा एकदम फोकस, एकदम सीधा फोकस मारेगा। इसीलिए आप गाड़ी में क्या होता है, आप फोकस में, गाड़ी में एकदम बिल्कुल क्या होगा? सीधा फोकस मारेगा। तो गाड़ी की हेडलाइट में भी क्या होता है? यही अवतल दर्पण लगा होता है। क्लियर? यहां तक की कहानी। चलिए, तो यहां तक कि आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखो, ये सब एग्जांपल याद रखना।
कि गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्यों होता है? तो उस हेडलाइट के फोकस पर क्या होता है, उस दर्पण के फोकस पर बॉल स्थिर होती है और जो फोकस से जो भी किरण गुजरती है वो सीधा क्या होता है, समानांतर रेखा में बिल्कुल एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर होके निकलती है। तो ये सभी बात आई थिंक कि आप याद रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। लाइट क्या, लाइट कट गई। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और अब हम बात करते हैं दर्पण के सूत्र का, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यूज करने से पहले बच्चों हम इसमें साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है सर? तो साइन कन्वेंशन ये होता है कि आप जब बुक पढ़े होंगे, जब किताब जब पढ़े होंगे, तो किताब में पढ़े होंगे कि दर्पण की क्या होती है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को माइनस में रखते हैं, फोकस को माइनस में रखते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या, माइनस प्लस, ये सब साइन कन्वेंशन है क्या, हम उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण के सूत्र की। ठीक है, लाइट कट गई इसलिए थोड़ा सा रोशनी कम है, मे बी कि लाइट आ जाएगी। अभी मैं इन्वर्टर से मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी लाइट कम भी है, बट कोई बात नहीं, लाइट हो जाएगी सही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे, देखो अवतल दर्पण पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, उस पर 2-4 न्यूमेरिकल बता देंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 99 दिन में आपका चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण ऐसे बना लिए, ये लीजिए, बीच में बनाते हैं, मजा आएगा। यहां पर ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। जब मैंने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण पे क्या होना चाहिए, एक मुख्य अक्ष होना चाहिए। ये लीजिए, मैंने एक सीधा एक ऐसे लाइन खींच के बना दिया, एक मुख्य अक्ष। यहां पर क्या है, पी, पी का मतलब क्या हो गया, पोल, पोल का मतलब क्या हो गया, ध्रुव। ठीक है, अब देखो, अगर आपको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण, हमें उससे मतलब नहीं, अगर किसी भी दर्पण में आपको किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब बनानी है तो क्या करेंगे, उस दर्पण के सामने में आप वस्तु को रखेंगे या फिर दर्पण के पीछे में उस वस्तु को रखेंगे। जाहिर सी बात है कि आप उस दर्पण के सामने में वस्तु को रखेंगे। तो मान लिए कि यहां पर सबसे पहले तो इसकी फोकस डिसाइड करें, तो मान लीजिए कि यहां पे इसकी फोकस है, तो यहां पे इसकी क्या होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लिए कि इस वस्तु में यहां पर, इस दर्पण के सामने यहां पर कोई वस्तु रखी है, यहां पर कोई वस्तु रखी है। अच्छा ठीक है, वस्तु रखी है, तो जो वस्तु से जो किरण निकलेगी वो किधर को जाएगी, ऐसे को जाएगी, यहां से जाके ऐसे टकराएगी विष्णु, ऐसे जाके टकराएगी। तो कहता है क्या कि वस्तु से निकलने वाली आपतित किरण और अपतित किरण की दिशा, जो वस्तु से निकलने वाली आपतित किरण और आपतित किरण की दिशा में क्या करेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और आपतित किरण की विपरीत दिशा, कौन सी दिशा, विपरीत, विपरीत दिशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पहला पॉइंट कि आपतित किरण की दिशा जो है, छोड़ इतना लंबा, वो आप अपना पॉइंट बना के लो, क्योंकि हमें और कुछ लिखना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस बना के रखता हूँ कि आपतित किरण की दिशा में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में क्या होगा, निगेटिव। यानी कि आपतित किरण यहां से कैसे जा रही है, सीधा ऐसे जा रही है, तो सीधा ऐसे, तो इसकी दिशा क्या है, इस तरफ देख सकते हैं, एरो किस तरफ है, इस तरफ। यानी कि इस तरफ दर्पण के हम इस तरफ जो लेंगे वो क्या लेंगे, वो लेंगे पॉजिटिव, तो इसके विपरीत यानी कि इस तरफ क्या लेंगे, वो लेंगे भैया हम निगेटिव। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं और दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे हम निगेटिव लेंगे। जो भी क्वांटिटी दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे आएगी
वो हो जाएगी माइनस में यानी कि निगेटिव, और जो मुख्य अक्ष के ऊपर आएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। और क्या बताए थे कि जो दर्पण के जो वस्तु से निकलने वाली आपतित किरण की जो दिशा है उस दिशा में हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहां से आपतित किरण ऐसे जा रही है, यहां से एरो इस तरफ है, तो यानी कि इस तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके विपरीत दिशा क्या हो जाएगी निगेटिव। बस यही चीज तो था, यही चीज तो था, बस यहीं पे कहानी खत्म, सिंपल चीज। दूसरी चीज, अब आप इसमें बताएं कि यह है दर्पण, यह है दर्पण, यह है दर्पण की ध्रुव। आपको अगर दर्पण के पास में कोई भी दूरी मापनी हो, कोई भी दूरी, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या ही क्यों ना हो, जितनी भी दूरी आपको देखनी है, जितनी भी दूरी आपको कंसीडर करनी है, जितनी भी दूरी आपको मापनी है, सारी की सारी दूरी आप कहां से, तो ध्रुव से लेंगे। कहां से लेंगे, इस P4 पोल यानी कि ध्रुव से। यह है ध्रुव, ध्रुव से F तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या है निगेटिव है, तो हमारा जो फोकस है, हम किधर से आ रहे हैं, ध्रुव से इधर को आ रहे हैं फोकस पर, इस तरफ यहां पर है फोकस, हम इधर से ऐसे आ रहे हैं, तब हम यानी कि पॉजिटिव की विपरीत दिशा में हम आ रहे हैं, तो कहां पर पहुंचे, फोकस पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, तो यानी कि विपरीत दिशा में हमको चलना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण में, कहां पर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। अवतल दर्पण में फोकस हमेशा निगेटिव होगा। दूसरी चीज, जब भी हम यहां पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु या तो यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, और जब हम ध्रुव से वस्तु के तरफ आएंगे तो क्या होगा, हमें यहां से ध्रुव से, हमने क्या कहा कि जब भी हम दूरी मापेंगे तो ध्रुव से, चलो निगेटिव, जब भी हम दूरी मापेंगे तो ध्रुव से, तो हम यहां पर खड़े हो, वस्तु पर आने के लिए हमको इस तरफ ऐसे धीरे धीरे इस तरफ आना पड़ेगा, तो पॉजिटिव किस तरफ लिए है, उस तरफ, तो चल किस तरफ है, उसके विपरीत दिशा में, तो इसमें वस्तु की दूरी, किसको, तो वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, u, और u भी क्या होगा, u जो है वो भी हो जाएगा निगेटिव। ये दो चीज आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव, और इसके साथ साथ कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी हमेशा निगेटिव होती है, यानी कि हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये चीज तो आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि R इक्वल टू एफ अपॉन टू, सॉरी एफ इक्वल टू R अपॉन टू, यानी कि फोकस दूरी क्या होता है, तो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद फिर आपने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा होगा क्या, कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में, तो अब हम यहां से लेंगे न्यूमेरिकल, अब हम यहां से शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने बताया नहीं कि f इक्वल टू आर अपॉन टू कैसे हुआ, और फिर 1 बाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पर हमें कोर्स खत्म कर देना है सिर्फ और सिर्फ 99 डेज में, तो इसलिए मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं बताऊं, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, हमारा मेन फोकस है एमसीक्यू हमारा अभी तक। अच्छा, एक चीज और कि 2022 में जो आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का एग्जाम जब वो न्यू पैटर्न यानी कि एमसीक्यू लेवल से ही होगा, तो जब एमसीक्यू से होगा तो आपसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसमें टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ, सिंपली आप इस फॉर्म सॉरी वेरी सॉरी, तो सिंपली आप इस फॉर्मूले को याद रखें, इस फॉर्मूले को यूज करना सीखें, ठीक है। बाकी जब हम सीरीज, जब ये जो 99 डेज का जो सीरीज है, सीरीज खत्म होने के बाद जो हम शुरू से जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो है आप लोगों को हम बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। 2:25 हो गया, हमारा ऑफलाइन का भी टाइम हो गया है,
एक काम करते हैं, वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को शेयर भी करें।